हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विर के एजुकेशन। तो आज मैं आप लोगों को बिहाव बुक की 5th स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसे लिखा है वाइको मोहम्मद बशीर ने। और इस स्टोरी के नरेटर हैं एक होम्योपैथी के डॉक्टर। और जिन्हें नहीं पता कि नरेटर किसे कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। नरेटर उसे कहते हैं जो कि स्टोरी को बताता है, मतलब कथा को कहने वाला को नरेटर कहते हैं। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ का सिचुएशन को समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टोरी के नरेटर मतलब डॉक्टर और स्टोरी के ऑथर और कुछ लोग बातचीत कर रहे होते हैं, और फिर वो लोग सांपों के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तब उन सभी से डॉक्टर पूछता है कि क्या कोई सांप तुम्हारे बॉडी के किसी भाग के आसपास लिपटा है, एक डरावना कोबरा। फिर सभी लोग शांत हो जाते हैं और फिर डॉक्टर अपनी स्टोरी को बताना शुरू करता है और सभी लोग ध्यान से स्टोरी को सुनने लगते हैं। तो चलिए अब डॉक्टर की स्टोरी को सुनते हैं। यह गर्मी की मौसम की गर्म रात थी। लगभग 10 बजे का समय था। मैंने रेस्टोरेंट में भोजन किया और अपने रूम में वापस आ गया। जब मैंने दरवाजे को खोला तो मैंने ऊपर से आती एक आवाज़ को सुना। आवाज़ जानी पहचानी थी। कोई भी कह सकता था कि चूहे और मैं एक ही रूम के हिस्सेदार थे। मैंने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और मेज़ पर रखे मिट्टी तेल के लैंप को जलाया। घर में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। यह एक छोटा सा किराए का रूम था। मैंने अभी अभी ही डॉक्टरी की सेवाएं देनी शुरू की थी और मेरी कमाई भी बहुत कम ही थी। मेरे पास सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे और मेरे पास कुछ शर्ट्स और धोतियों के साथ मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था, जो कि मैं उस समय पहने हुए था। मैंने अपना काला कोट, वाइट शर्ट और वह बनियान उतारी जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी और उन्हें ऊपर टांग दिया। मैंने अपने रूम की दोनों खिड़कियों को खोला और फिर नरेटर अपने रूम के बारे में बताते हैं कि यह एक बाहर का रूम था, जिसकी एक दीवार बाहरी आंगन की ओर थी। यह खपरेल से बनी हुई दोहरी ढलान वाली छत थी, जो कि दीवार के ऊपर एक बीम पर टिकी हुई थी। वहाँ ऊपर पक्की छत नहीं थी, इसलिए वहाँ चूहों का बीम के ऊपर से लगातार आना जाना चलता रहता था। मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे दीवार के पास खींचा और मैं लेट गया, लेकिन मैं सो ना सका। मैं उठा और थोड़ी हवा के लिए बरामदे में गया, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि वायु देवता ने भी छुट्टी ले लिया हो। मैं वापस रूम में गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैंने टेबल के नीचे रखे बक्से को खोला और एक किताब मेटीरिया मेडिका निकाली और मैंने इसे टेबल पर खोला, जिस पर एक लैंप था और एक बड़ा आईना और शीशे के पास में एक छोटा सा कंघा पड़ा हुआ था। कोई भी इंसान आईने में देखने के लिए ललायत हो उठता है जब यह उसके सामने होता है। मैंने एक नज़र डाली। उन दिनों में सुंदरता का बहुत बड़ा भक्त था और मैं खुद को सुंदर दिखाने वाला बनाने में भरोसा रखता था। मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर था। मैंने फील किया कि मुझे अपनी मौजूदगी दर्शानी चाहिए। मैंने कंघे को उठाया और उसे अपने बालों में फिराया और मांग को ठीक किया ताकि यह सीधी और साफ सुथरी लगे। और फिर मैंने फिर से उसी आवाज़ को सुना। मैंने आईने में अपने चेहरे को करीब से देखा और मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं और अधिक सुंदर दिखने के लिए डेली दाढ़ी बनाऊंगा और पतली मूछें उगाऊंगा। मैं आखिरकार कुंवारा था और एक डॉक्टर था। मैंने आईने में देखा और स्माइल किया। यह अट्रैक्टिव स्माइल थी। और फिर मैंने एक धरती को हिला देने वाला इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। मैं और अधिक सुंदर दिखने के लिए उस अट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा अपने फेस पर रखूँगा। मैं आखिरकार कुंवारा था और इससे भी बढ़कर मैं एक डॉक्टर था। और फिर दोबारा से वही आवाज़ आई। मैं उठा और एक बीड़ी सुलगाई और अपने रूम के इधर उधर घूमने लगा। फिर एक और प्यारा सा विचार मेरे मन में आया कि मैं शादी करूँगा। मैं एक ऐसे वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा और मेडिकल प्रैक्टिस हो। वह मोटी होनी चाहिए
इसके लिए भी एक वैलिड रीज़न है। यदि मैं कोई सिली मिस्टेक कर दूं और भागने की ज़रूरत पड़ जाए तो वह मेरे पीछे नहीं भाग सकेगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। अपने मन में इन सभी विचारों के साथ मैं टेबल के सामने अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। अब ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। अचानक उस समय एक धीमी धम की आवाज़ हुई, जैसे कि रबड़ की एक ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। निश्चित रूप से यह कोई चिंता की बात नहीं थी, फिर भी मैंने सोचा कि घूमकर एक नज़र डालूंगा और मुड़ा ही था कि एक मोटा सांप कुर्सी पर बल खाते हुए मेरे कंधे पर आ गिरा। सांप का मेरे ऊपर गिरना और मेरा मुड़ना एक ही साथ हुआ। मैं उछला नहीं, मैं कांपा नहीं, मैं चीखा नहीं, ऐसा कुछ भी करने के लिए टाइम ही नहीं था। सांप मेरे कंधे से फिसला और मेरे बाएं हाथ की कोहनी पर लिपट गया। इसका फन फैला हुआ था और इसका सर मेरे चेहरे से बहुत ही मुश्किल से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। केवल इतना कहना सही नहीं होगा कि मैं वहां अपनी सांसों को रोककर बैठा हुआ था। मैं बिल्कुल पत्थर में बदल गया था, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ही एक्टिव था। दरवाज़ा अंधकार में खुलता था, रूम अंधकार से घिरा हुआ था। लैंप की रोशनी में मैं वहां पत्थर की मूर्ति के जैसा बैठा हुआ था। उस समय मैंने इस संसार और इस ब्रह्मांड के महान रचयिता की महान उपस्थिति को महसूस किया। भगवान वहाँ मौजूद थे। मान लो मैंने कुछ कहा और उसे यह अच्छा ना लगा हो। मैंने अपनी कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर ये शब्द लिखने का कोशिश किया, हे भगवान। मेरी बाईं बाह में थोड़ा दर्द था। यह ऐसा था जैसे कि शीशे की एक मोटी छड़ हो, नहीं एक पिघलने वाली आग से बनी छड़। यह धीरे धीरे लेकिन पावरफुली तरीके से मेरी बाह कुचल रही थी। बाह की पूरी ताकत बहनी शुरू हो गई थी। मैं क्या कर सकता था? मेरे जरा सा भी हिलने पर सांप मेरे ऊपर हमला कर देता। मौत केवल 4 इंच की दूरी पर छिपी हुई थी। मान लो यह हमला कर दे तो मुझे कौन सी दवाई लेनी होगी? रूम में दवाई नहीं थी। मैं तो बस एक गरीब, पागल और एक स्टूपिड डॉक्टर था। मैं अपने खतरे को भूल गया और अपनी कमजोरी से अपने ऊपर मुस्कुराया। ऐसा लगता था कि भगवान ने भी इस साहस की प्रशंसा की हो। सांप ने अपना सिर मोड़ा और इसने आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देखा। मैं यह तो दावा नहीं करता हूँ कि यह पहला सांप था जिसने कभी आईने में देखा था, लेकिन यह तो तय था कि सांप आईने में देख रहा था। क्या वह अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा था? क्या ये मूछें उगाने, आंखों पर एक सौंदर्य मस्कारा लगाने या माथे पर सिंदूर का तिलक लगाने का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन कर रहा था? मुझे निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं था इस सांप का लिंग क्या था। क्या ये मेल था या फीमेल? मुझे कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि सांप ने खुद को मेरी बाह से अलग किया और धीरे धीरे फिसलकर मेरी गोद में आ गया। वहाँ से यह रेंग कर टेबल पर आ गया और आईने की तरफ चला। शायद यह अपने रिफ्लेक्शन को करीब से देखकर आनंद लेना चाहता हो। मैं अब केवल पत्थर की मूर्ति मात्र नहीं था। मैं अचानक से मांस और खून का आदमी बन गया था। अभी भी अपने सांस को रोके हुए मैं कुर्सी से उठा। मैं चुपचाप से दरवाजे को पार करके बरामदे में गया। वहाँ से मैं तुरंत ही आंगन में गया और वहाँ से मेरे अंदर जितनी भी शक्ति थी उसका पूरा प्रयोग करके दौड़ गया। और फिर वो सभी लोग जो डॉक्टर से स्टोरी सुन रहे थे, वो लोग एक सुखद आह भरते हैं और फिर सभी लोग बिड़ियाँ सुलगा लेते हैं। और उन्हीं में से किसी एक ने डॉक्टर से पूछा, क्या तुम्हारी वाइफ बहुत मोटी है? तब फिर डॉक्टर कहता है, नहीं, भगवान कुछ और ही चाहता था। मेरी जीवन साथी सरकंडे के जैसे पतली है और उसमें तेज दौड़ने की प्रतिभा भी है। और फिर किसी और ने डॉक्टर से पूछा, जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? तब फिर डॉक्टर बताता है कि मैं तब तक भागता ही जा रहा था जब तक कि मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। तुरंत ही मैंने अपने पूरे शरीर में तेल लगाया और नहाया। मैंने फिर साफ कपड़े पहने और अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैंने अपने दोस्त
और 1 या 2 और लोगों को अपने रूम में ले जाने के लिए साथ ले लिया ताकि मेरी चीज़ों को वहाँ से हटाया जा सके। लेकिन हमने पाया कि हमारे पास वहाँ से ले जाने के लिए नहीं के बराबर सामान था। कोई चोर मेरी अधिकतर चीज़ें चुरा चुका था। रूम बिल्कुल साफ किया जा चुका था, लेकिन वास्तव में नहीं। चोर ने अंतिम अपमान के रूप में एक चीज़ छोड़ गया था। तब फिर स्टोरी के ऑथर पूछते हैं कि वो क्या चीज़ थी। तब फिर डॉक्टर कहता है, मेरी बनियान, एक गंदी बनियान। उस व्यक्ति में सफाई की इतनी अच्छी समझ थी, वह धूर्त इसे ले जा सकता था और साबुन और पानी से धोने के बाद इसका यूज कर सकता था। डॉक्टर, क्या तुम्हें अगले दिन सांप दिखाई दिया? तब फिर डॉक्टर हंसता है और कहता है, मैंने तब से उसे नहीं देखा। यह एक ऐसा सांप था जो कि खुद की ब्यूटी से ही प्रभावित हो गया था। तो बस यहीं पे हमारा स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना।